इस सीरीज के अब तक 2 ट्रेडिंग सेशन रहे बेहद दमदार और अमेरिकी बाजारों में कल रात इस साल की सबसे बड़ी हुई तेजी डाउ में 500 अंकों की, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी है एकदम सुस्त। तो आप होंगे सरप्राइज कि ऐसा क्या हो रहा है। इसका होगा पूरा विश्लेषण और क्या इस सुस्ती में, इस कमजोरी में मौके खरीदारी के हैं या फिर रहना है सावधान। आइए इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो हमारे बाजारों में भरपूर हो रहा है। 2 दिन से डेज हाई पर हम बंद हो रहे हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो यूएस की तेजी है वो उन्होंने हमसे सीख कर ही ली है। बिल्कुल ठीक, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लीडिंग इंडिकेटर हम है। यस एब्सोल्युटली। और हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका में जो कुछ होगा, अगर कमजोर होंगे तो हम कम कमजोर होंगे, मजबूत होंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे। तो हम दिशा दिखा रहे हैं। आज हमारा मूड कुछ अलग है। एक्चुअली समझना है आपसे कि ये चल क्या रहा है। उससे पहले बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजार से बहुत मजबूती के आते दिखे हैं। बड़ी बैठक के पहले, जो कि आज से शुरू हो रही है अमेरिका में, फेड की 2 दिनों की बैठक है। कल देर रात अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसला आएगा। जेरेमी पावेल साहब की भाषण होगी। उससे पहले 500 अंकों का दमदार उछाल दिखाया है और लगभग 150 अंक मजबूत रहा है नेस्टेक। साथ साथ कच्चा तेल भी घटकर $88 के नीचे आता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स के लिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार से उन्होंने सिंगूर जमीन विवाद जीता है। और निफ्टी में आज भारतीय एयरटेल, एल&टी, टाटा कंज्यूमर जैसे दिग्गजों के आएंगे नतीजे। तो बिजी डे है आज फिर से एक बार आपके हमारे सबके लिए। बिल्कुल, तो बिजी डे होने वाला है आज बाजार। स्टॉक्स का एक्शन है, नतीजों का एक्शन है, आईपीओ की बात करनी है आपके साथ के स्टॉक्स ऑफ द डे आज बहुत सारे स्टॉक्स ऑफ द डे हैं, तो बहुत कुछ चीजें थोड़ा एक बार समझते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंडिकेटर्स आज थोड़े सुधरे हुए हैं। अच्छा मूव आया है। जरा समझाइए क्या हो गया। 500 पॉइंट डाउ कहां से आ गया? जब हम बंद हो रहे थे 100-150 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लग रहा था अच्छा दिन होगा, बट इतना अच्छा दिन? कारण बताऊं आपको? कोई कारण नहीं। यही सबसे बड़ा कारण। ओवरसोल्ड मार्केट एक जंप मारते हुए नजर आए। अगर आप ढूंढ कर जाएंगे, डाइव मारकर गहरे में जाकर देखेंगे कि क्या हो गया अचानक से 500 पॉइंट, तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या हो गया दीप की, बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से बढ़कर आए हुए हैं, डॉलर इंडेक्स आपका इतना मजबूत एक बना हुआ है, तो उसको देखते हुए अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा डर हो गया था और कमजोरी के आसार होते हुए दिख रहे। हुआ यह है कि आज से शुरुआत होने वाली फेड की 2 दिनों की बैठक के पहले एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखी है। और ये 500 पॉइंट का उछाल कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। मजे की बात देखिए, कल कोई बहुत बड़ा सहारा आपको नतीजों से अमेरिकी बाजारों को नहीं आया है। डॉलर इंडेक्स जरूर 106.50 से 106 के आसपास आता हुआ दिखा है। बॉन्ड यील्ड वही 4.9% के आसपास है। बाकी कोई बदलाव नहीं है। कच्चा तेल थोड़ा घटा है, लेकिन अमेरिकी बाजार कच्चे तेल के घटने बढ़ने पर चलते नहीं है। वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कोई ऐसा बड़ा कारण आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसकी वजह से डाउ 500 पॉइंट उछल जाए। लेकिन वही बात है, हल्के बाजार, बड़ी इवेंट से होता है। हाँ, शॉर्ट पोजीशन जरूरत से ज्यादा, लॉन्ग पोजीशन हल्की, और बस फिर हल्का सा अगर कहीं से ट्रिगर मिले खरीदारी का, वो होता हुआ दिखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ढूंढने पढ़ने समझने की कोशिश न करें कि हो क्या गया जिसकी वजह से 500 पॉइंट बढ़ा हो। जहाँ तक मैंने देखा है, अब कोई ऐसा कारण छूट गया हो तो मुझे पता नहीं, बट अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, नहीं कोई बहुत बड़ी बात है जो अमेरिकी बाजारों में। हाँ, ये ज़रूर है कि कल हम ऑलरेडी जब बंद हुए तब 150 पौने 200 पॉइंट की तेजी का अनुमान था। मजबूत सेशन रहेगा, लेकिन इतना मजबूत होगा ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। दूसरी बात दीप, जो अच्छी बात अमेरिकी बाजारों में कल जो दिखी है वो ये कि आपकी तेजी मिड सेशन के बाद बनना शुरू हुई। सेकंड हाफ में ज़्यादा बनी और डे हाई पर जाकर बंद होते हुए दिखे। तो वो एक अच्छी क्वालिटी वाली तेजी की स्क्रीन पर बनी और सबको पार्टिसिपेशन का मौका बना है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल कल का सेशन डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ी रिलीफ वाला और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स का तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमारे बाजार आज क्यों नहीं चल रहे हैं वो भी मुझे आपसे समझना है, बट एक बार पहले हमारे बाजारों का कल का एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे को सीरीज की शुरुआत थी, हल्के थे, ओवरसोल्ड थे। फ्राइडे को हमारा बाउंस बैक बनता था। कल जब बाकी ग्लोबल संकेत आपके फेवर में नहीं थे तो क्या हुआ? एक बार का जो डिप आया, उसके बाद जो ये रिकवरी और डेज हाई पर लगातार दूसरे दिन बंद हुए, ये क्या समझना है? दीप, मैं लगातार 2 दिनों से आपको ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा चाहिए ताकि आपका एक बेस फॉर्मेशन हो। एक तरफा 1400 पॉइंट की कमजोरी के बाद अगर निफ्टी इन लेवल्स के आसपास जो 18,800 19,100 की रेंज दे दे, या 18,900 19,100 मान ले राउंड फिगर में, इसके आसपास अगर वोलेटाइल होता है तो ये अच्छा संकेत है। या आपके लिए होता क्या कि देखिए, अल्टीमेटली कोई भी ट्रेंड रिवर्स करने के लिए एकदम से रिवर्स नहीं होता। पहले बेस फॉर्मेशन होता है बड़े मूव के केस में, और बेस फॉर्मेशन होने के बाद फिर आपको वो मूव चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप
20,200 से घट के 18,800 आए, यानी कि तेजी का ट्रेंड, मंदी का ट्रेंड है आपके शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अब ये कैसे और कब बदलेगा जी? कोई तो है जो बेच रहा है, यस, अभी 1400 पर निफ्टी ऊपर से नीचे है, और किसी को तो खरीदना है, वो इंतजार कर रहा है, आराम से लूंगा, जल्दी क्या है, हड़बड़ी क्या है, राइट, मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन कोई एक लेवल तो ऐसा आता है दीप जहाँ बेचने वाला थक जाता है, यस, और जहाँ खरीदने वाला सोचता है अब ले लेना चाहिए यार, बहुत हो गया, है ना, बहुत होता है। तो वो क्या होता है, जो बेचने वाला थकता है वो बेचने की क्वांटिटी कम कर देता है, रोक देता है, और जो खरीदने वाला होता है जब वो थोड़ा सा बढ़ाता है, तो फिर क्या होता है कि एकदम से आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आती हुई दिखती है। लेकिन उस केस में भी कुछ एग्रेसिव सेलर है, बोले यार मेरे को तो निकलना ही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर लेवल पे बेचना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर लेवल पे निकलना, बोले यार आया उछालना, मैं तो बेचूंगा फिर से, लो आया जिसको दे दो, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव, तो वापस से जोर से करता है। तो ये जो प्रोसेस है वोलेटाइल होकर ऊपर नीचे होने की, इसको बेस फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस एक दिन में नहीं होती, 2-3 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन में आप गिरे उस हिसाब से भी टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन आपको देना होता है। सो आई थिंक एक आध दिन और एक आध सेशन, फॉर एग्जांपल आज का सेशन है, अगर आज का आप कमजोर खुल के थोड़े और गिर जाए, नीचे आ जाए, अच्छे लेवल पे आ जाए, फिर वोलेटिलिटी हो, थोड़ा सा फिर बढ़े, वो अच्छा है बाजार की सेहत के लिए। सो आई थिंक ये बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली खास बात है नहीं। मेन चीज़ क्या है दीप, जो पिछली सीरीज से हम लगातार बात कर रहे थे, जहाँ से बाजार ने गिरना शुरू किया 20-2 से, या यूँ कहें कि 19,850 से जो इस वाले रैंक में गिरना शुरू किया, ओवरऑल एक्सपायरी तक का एक बड़ा ट्रेड था कमजोरी वाला, वो आपका निकल गया। हल्के बाजार है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 12% है, और ऐसा कोई बड़ा इवेंट ग्लोबली आपके सामने नहीं, इजराइल हमास को छोड़ के, जिससे कि आपको बहुत डर लगे नया, ठीक है ना, वो भी नॉन फैक्टर है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हल्के बाजार है। पिछले 2 दिन से तेजी जो हम दिखा रहे हैं, एक उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। ये ठीक है, समझ गया। फिर आज हम ऊपर क्यों नहीं? हम 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज तो ग्लोबल सपोर्ट भी है, बढ़िया ग्लोबल सपोर्ट है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा ग्लोबल सपोर्ट है, तो फिर हमारा गिफ्ट निफ्टी सपाट क्यों है, सुस्त क्यों दिख रहा है? दादागिरी। क्या दादागिरी है कि हमें फर्क नहीं पड़ता अमेरिका से। अच्छा। अमेरिका कमजोर होगा हम उल्टा करेंगे, अमेरिका कमजोर होगा तो हम मजबूत होंगे, हम नहीं। एक्चुअली इसके 2 बड़े कारण हैं, एक हमारा अपना कारण है, एक बाहर का कारण है। पहले आप जो बोले उसको मैं पहले बता दूं, कौन सा बता, मतलब एक लोकल रीजन है, एक ग्लोबल रीजन है। सो लोकल रीजन जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी सुस्त दिख रहा है, वो कल एफआईएस के डेटा। हाँ। कल बढ़िया तेजी बनी है आपकी, उसके बावजूद एफआईएस ने कैश मार्केट में 1760 करोड़ की बिकवाली की है, और स्टॉक फ्यूचर में 1650 करोड़ की है, यानी कि करीबन 3500 करोड़ की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है। और अगर इंडेक्स फ्यूचर्स भी मिलाकर 3000 करोड़ के आसपास के, 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, विच इज़ नॉट गुड। इसका मतलब ये कि फिर से खरीदारी करने का जिम्मा आपके लोकल ट्रेडर्स ने उठाया है, लोकल इंस्टीट्यूशंस ने उठाया है। अब वैसे उनकी ताकत भी आप कम मत समझिए, क्योंकि 19,850 से कमजोरी जो हुई है 18,837 तक, वो इन्हीं के दम पर हुई है। सो अगर वो खरीद रहे हैं तो उनकी भी ताकत तो है, लेकिन आज सुस्ती या हल्की कमजोरी का जो लोकल कारण आप ढूंढने जाएंगे तो, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद कोई ऐसे बड़े नतीजे थे नहीं, और जो आए उनमें कहीं कोई एक्सीडेंट है नहीं, इनफैक्ट अच्छे नतीजे ही ज़्यादा है। सो रिजल्ट का इम्पैक्ट नहीं है। पूरा का पूरा कल का डेटा देखकर थोड़ा सा ट्रेडर्स का मूड ये हुआ कि भाई देखो क्या है, लेना सबको खुद को है, लेकिन साथ में डेटा है ना, एफआईएस का पॉजिटिव देखना है। सारी चीजें एक साथ चाहिए, सब चाहिए। तो बोला मैं तो खरीदूं, लेकिन एफआईएस भी खरीदे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। खुद के खरीदने से नहीं बढ़ता, उनको देखकर बढ़ता है। तो पहला कारण है। दूसरा कारण ये कि इजराइल हमास को लेकर जो खबरें आ रही ना, वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है। मतलब लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ रही है, अमेरिका सीधे तौर पर कूद रहा है, और देश इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। सो ये है ना, लगभग 25 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 7 अक्टूबर, हाँ है ना, 25-26 दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने आया, मोटा मोटा 1 महीना तो नहीं, 25 दिन, लेकिन 3 हफ्ते तो हो ही गए। तो उसके बावजूद कुछ कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। सो वो भी कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड है, बट मैं क्रेडिट पूरी तरह से कल के एफआईएस के आंकड़ों को लूंगा, जिस कदम पर हमारे बाजार गिफ्ट थोड़ा सुस्त है। ठीक है सर, मेरे को आपसे बाजार पर एक व्यू और भी लेना है सर, जहां तक एक्शन का सवाल है, बट उससे पहले एक बार जरा आज की स्ट्रैटेजी जरा बताइए, क्योंकि आपका व्यू आज के लिए क्या बन रहा है ये जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आज के लिए मैं स्ट्रैटेजी दे देता हूँ। जितना ज़्यादा कमज़ोर खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। बाय ऑन डिप्स कमज़ोर उतना खरीदना है, और अच्छे लेवल पे मैं बिल्कुल खरीदना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब तक बाजार हल्के हैं तब तक ज़्यादा डर नहीं। गॉट इट। डर कब है? जब पोजीशंस ज़्यादा हों। राइट। किसकी पोजीशन है इस वक्त? एफआईएस की 12% इंडेक्स लो,
स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो तब जब चाहे बेच सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं हो, तो सबके पास। ट्रेडर्स की ज़्यादा है जी नहीं, न ट्रेडर्स की पोजीशन ज़्यादा है, और 2 दिन खरीदने से भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है पोजीशन। तो मेरे ख्याल से आज की मेरी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की है। जितना अच्छा लेवल पे घुसने को मिले आपको ये डिसाइड करना खरीदना, लेकिन एंट्री पॉइंट ही डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ लेना है। सो आज जो स्ट्रेटेजी में अमेरिका की मजबूती के बावजूद अगर आपको गिफ्ट निफ्टी सूच दिख रहा है, तो उसका कारण ये है कि इजराइल और हमास और साथ ही एफआईएस की कमज़ोर शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो तो खरीदना है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 12% पे कंफर्टेबल है। 2 दिनों की तेजी के बावजूद बाजार हल्के हैं। 300 पॉइंट में एफआईएस ने कुछ अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाई, इतनी बढ़ाई है, अच्छी बात है, बढ़ाएंगे 19,800 पे बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, और मजे आएंगे। 19,800 से 20,200 बोले जाएं। निफ्टी पर अब दीप 18,925 19,050, ये 125 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है आज के लिए भी। और बैंक निफ्टी पर 42,725 42,850 आज के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रिकवरी में निफ्टी का अगला जो टारगेट बनेगा 19,250 350 पहला टारगेट है, वहाँ से हम रिव्यू करेंगे। और बैंक निफ्टी पर 43,725 से 43,875, ये 150 पॉइंट की रेंज है जो अगला टारगेट है आज कल के लिए। इसके लिए आपको एक बाय का ट्रेड नीचे के लेवल पे बनाना है। मेरे को आपसे यही समझना था, ये जो कन्विक्शन जो आ रहा है बाजार में, ये कहाँ से आ रहा है? और ये कन्विक्शन पे मैं आपकी बात करूँगा, उससे पहले 2 दिन पहले ही जाते हैं। 2 दिन मतलब 2 ट्रेडिंग दिन पहले जाते हैं, जब थर्सडे को 2:30 बजे हमने स्ट्रैटेजी ली थी, एक्सपायरी थी उस दिन, सीरीज के लोज पर आप आ रहे थे, बुरी पिटाई हुई थी उस समय बाजार की। तब आपने, मुझे याद है, 2:30 बजे कहा था कि अगले 25 घंटे वो पेशेंट बच जाए। वो भी कहा था, अगर आपको याद हो मंडे को वेडनेसडे को कि भाई 72 घंटे करने कि एक्सपायरी तक आपको ट्रेड संभालना है। कितना गिरेगा कितना बढ़ेगा वो छोड़ दीजिए, कि एक्सपायरी तक अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बच जाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बजाय मार्केट पे प्राइस कितना डिस्टोर्शन हो सकता है, कितना घट सकता है, वो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। कि कभी आपको समय से अंदाजा लगाना होता है, कभी प्राइस करेक्शन से अंदाजा लगाना, कभी टाइम करेक्शन टाइम वाइज, कभी प्राइस वाइज। तो कभी कभी वो संकेत साफ दिख रहा था कि एक्सपायरी तक नहीं उठ सकता, लेकिन एक्सपायरी से लेकर दिवाली तक का हमारा व्यू स्टेबल से पॉजिटिव साइड पे वो अभी तक दिख रहा है। वो दिख रहा है। मैं इनफैक्ट वही मैं ध्यान रहा हूँ, वेडनेसडे आफ्टरनून, थर्सडे आफ्टरनून निकलते थे, वेडनेसडे आफ्टरनून को कहा था कि 25 घंटे अगर आपको निकल इसके बाद बाजार आपको संभलते हुए दिखेंगे, और बिल्कुल वैसे ही होते दिखा। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। नई सीरीज की शुरुआत करेंगे हल्के नोट पर, तब आपके लिए ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा बनेगा। तो अब से लेकर कल लगभग यही टाइम तक प्लस 1 घंटा 3.5 बजे तक, है ना, 25 घंटे आपको निकाले। वो कहते हैं ये पेशेंट अगर 25 घंटे जिंदे रह गया तो खतरे के बाहर है। मतलब 25 घंटे तक आपकी पोजीशन बची रहेगी तो आप काफी हद तक खतरे से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, पिछले हफ्ते से आपकी एक्चुअली कमेंट्री शुरू हो गई थी कि अब जो है बाजार और गिरना नहीं चाहिए। एक दिन एक और बुरा वाला कैपिटुलेशन आया, बट उसके बाद हमने देखा बाजार संभलते थे। ट्यूसडे की छुट्टी के बाद जब हम वेडनेसडे को आए थे तब थोड़ा हमें और प्रेशर दिखा था। मेरे को वही कनेक्शन देखना था। 300 पॉइंट हम आ गए, जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वहां से आज एग्जैक्टली 300 पॉइंट हम ऊपर अब आपको बाजार में दिख रहे हैं, तो वहां से अच्छी रिकवरी आ गई। अब बताएं फिर आज के लिए क्या करना है। आज के लिए संकेत, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के थोड़े नेगेटिव हैं और घरेलू फंड्स के पॉजिटिव। वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो 2 न्यूट्रल है दीप, 3 पॉजिटिव और सिर्फ 1 नेगेटिव है एफआईएस की तरफ से। तो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 19,050 19,125 इस रेंज में आप खुलेंगे, और इस रेंज में खुलेंगे तो आपको खरीदारी करने के मौके बनेंगे। कहाँ खरीदना है देखेंगे। 19,050 तो पहला एंट्री पॉइंट है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर गए तो 18,925 19,025 ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 19,200 19,275 ये पहला टारगेट है निफ्टी का जो आप लेकर चले। और इसके बाद 19,350 19,435 जो परफेक्ट सेल जोन है, जहाँ पर अगर आज कल में पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार बिकवाली भी कर सकते हैं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 42,725 42,850 ये पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। फिर भी नीचे का भी अगर आप नोट करके रखना चाहें 42,400 42,500 ये भी मजबूत खरीदारी की जगह है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ठीक है। और आज जो रोज मैं आपको डीआई पिक देता हूँ, डीआई पिक में आज बहुत एक इंटरेस्टिंग पिक फिर से है। कल तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक दी थी। कल आपके लिए फार्मा की थी, और आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है। अच्छा। जो आपके लिए आएगी, मजा आएगा। मजा आएगा। ठीक है ना। और ऐसी इंटरेस्टिंग जो आपने देखी नहीं होगी तो दिवाली ऑफर जो आपने देखा और सुना नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी दर्शक कह रहे हैं कि जिस तरह की, जैसे कल हमने फार्मा स्टॉक भी दिया और फार्मा फंड भी दिए,
कि कहाँ आप SIP कर सकते हैं, टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। कुछ उसी तरह की थीम पे बहुत बढ़िया आपके लिए इन्वेस्टमेंट थीम में दिवाली ऑफर पे लेके आया। ट्रेडर्स के लिए भी कल अच्छी वो सिप्ला बढ़िया मूव हो गई और अब इन्वेस्टर्स के लिए भी थीम फार्मा की आपके आज भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ है जो इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी। अब आइए बैंक निफ्टी 43,375, 43,550 हायर जोन है, पार करके निकले तो 43,725, 43,850। यहाँ पर आपको एक बार सारी अपनी लॉन्ग पोजीशन जो नीचे में खरीदी हुई इसको थैंक यू कर देना कि धन्यवाद, आपने 42,500 के नीचे बेचा है, अब 43,700 के ऊपर आप लेके जाइए, ठीक है ना, हमारा काम हो गया। बाद में देखेंगे, रिव्यू करेंगे, एक बार इन लेवल पे बेच देना है, सोचना ही नहीं ज़्यादा। 100% नीचे लेना तो ऊपर बेचना भी है, बेचना नहीं आएगा तो लोगे कैसे, दोनों है ना। ठीक है। बाकी इंडेक्स पोजीशन FIs की 12% पर है, पुट कॉल रेशियो थोड़े से बढ़कर आए लेकिन कोई खास चिंता की बात है नहीं। ठीक है। स्टॉप लॉसेस निफ्टी 19,000 इंटरडे क्लोजिंग, जिसको दूर का रखना है 18,925 रखे, ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बैंक निफ्टी 42,700 यही रखिए। शॉर्ट साइड पर छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इंट्राडे 19,200 का है दीप, और क्लोजिंग 19,300 का थोड़ा दूर का है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप छोटा भी रख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों छोटा दे रहा हूँ यहाँ 43,200 का, और क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, 43,150 के ऊपर सीधा अगला टारगेट 43,400 का है। 43,400 के बाद ढंग के लेवल्स है नहीं, 43,550 से फिर 43,850 तक की रेंज आती है, मल्टीपल रेजिस्टेंस वाली, इसलिए मुझे टारगेट स्टॉप लॉस छोटा रखना है। ठीक है, 43,200 ही बस, ठीक है, ओके। ये आपके लिए सारे स्टॉप लॉस है। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, और बेस्ट रेंज खरीदने के लिए 19,025, 19,125 इस रेंज में टुकड़ों में खरीदिए। 18,925 का स्टॉप लॉस। आज लेवल बड़े आसानी से निकल के आ रहे, राउंड फिगर में आया, बड़े दिनों बाद मेरे को भी ऐसा लगा राउंड फिगर के लेवल्स दिए मैंने, ना आराम से निकले, पता नहीं निकल के आए इसलिए। और 18,925 का स्टॉप है, 19,150, 200 दो छोटे टारगेट, 19,250, 275 और 19,350 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 19,250, 275 और 350 तीन अच्छे लेवल है जहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 19,435 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो ऊपर थोड़ा सा 15 पॉइंट करके मैंने 19,450 रखा है। टारगेट जो बनेंगे दीप आपके लिए 19,200 और 19,160 दो छोटे टारगेट हैं। 19,125, 19,075 दो मीडियम टारगेट है। 19,050, 19,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली भी ऊपर के लेवल। ठीक है सर। बैंक निफ्टी मुझे जो खरीदना है बस एक परफेक्ट रेंज जहाँ मिलेगा तो 42,725, 42,850 में एक एंट्री तो ज़रूर मारनी चाहिए खरीदारी करने की, यहाँ लेना ही लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 42,650 का। टारगेट भी बढ़िया वाले टारगेट, देखिए सीधा टारगेट आपका 43,025 का आ रहा है, अच्छा टारगेट है। बीच में छोटे मोटे टारगेट हो सकते हैं लेकिन अच्छे टारगेट निकल कर आ रहे हैं, और मैंने लंबे भी दिए टारगेट 43,025, 43,125, 43,375, 550, 725, 875 बड़े वाले टारगेट है जो आज और एक दो दिन के लिए लेकर चले ये बैंक निफ्टी पर। और जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए जो मैं रेंज दे रहा हूँ काफ़ी दूर की है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए तो बेचना। वही बोलने वाला था, बहुत ज़्यादा दूर की। कल कौन सोच रहा था कि 43,000 आ जाए। ये भी बात सही है। कल हमने 43,150 की रेंज दी थी ना फाइनल, 43,112 का ही बनाया। कल सुबह किसी को लग रहा था जब 43,400, 42,400 था कि 43,100 भी दिखेगा, नीचे से 800 पॉइंट हुआ ना रिकवर। इसलिए कभी नेवर से नेवर, जो भी होगा हाँ वो ये मार्केट है। जिस दिन अपने बोलेंगे ये नहीं होगा तो उस दिन तो होना ही है, जिस दिन बोलेंगे होगा तो होना वो अलग बात है। ना बोल देना कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उसी दिन होगा, ऐसा तो हो ही नहीं है भाई। आए तो ठीक, नहीं तो अपना क्या लेके गए, ट्रेड तो इनिशिएट ही नहीं हुआ ना। अगर आए तो 42,725 सॉरी बेचने के लिए अब आपको रेंज दे दूँ 43,725, 43,875 ये रेंज है बेचने के लिए। स्टॉप लॉस 44,000, टारगेट 43,575 और 400 दो छोटे टारगेट है। 43,150, 43,050 दो मीडियम टारगेट है। 42,850, 42,725। सो बेसिकली नीचे में 42,700, 850 की सपोर्ट, ऊपर में 43,700, 850 के आसपास की, ये आपकी 1000 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, नीचे आए लीजिए, ऊपर आए दीजिए। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए ये आपकी सारी रेंज और बड़ा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के 19,000 लगभग 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, वो आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। बाकी कोई खास पोजीशन इतनी है नहीं, 50-50 लाख की 19,100 के आसपास है। 19,100 के नीचे से आप सबको कमजोरी फील करनी है तो 41 पॉइंट घट भी जाए तो कोई टेंशन है नहीं, तो कोई ऐसा खास घटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता दीप 19,100 के नीचे खुलेगा तो वहीं से बाइंग आ जाएगी अब, क्योंकि पहला सपोर्ट जो है आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है 19,050 से लेकर 19,125, इसी में खुलेगा, वहीं सपोर्ट ले लेगा। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज का एक्शन। हाँ कोई खास है नहीं, मैं 43,000 कोई ऐसे बड़े पोजीशंस नहीं है, लीव इट।
ठीक है सर, गॉट इट। तो फोकस करते हैं फिर जो हमारे बाजार में एक्शन होने वाला है और स्टॉक्स पर एक्शन है, नतीजों का भी, स्टॉक ऑफ द डे भी अनिल जी ने कहा वो काफ़ी सारे लेकर आए हैं। एक बार पहले रिजल्ट रिव्यू ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, कोई नतीजे जो खास लगे? मैरिको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आई दीप, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, ग्रॉस मार्जिन 6 साल के ऊपर इस तरह पर आए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 50.5% के आसपास की। कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है, सेकंड हाफ को लेकर पॉजिटिव है, डिमांड ठीक नज़र आ रही है इनको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, लगभग सारे बिजनेसेस ठीक दिख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ से भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, 3.5-4% और मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप अगर देखें कि भाई ख़राब तो कुछ भी नहीं नंबर्स में, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो वो ये कह सकते हैं आप जो 3% की ग्रोथ आई है वॉल्यूम ग्रोथ, जो 3 से 4% की उम्मीद थी। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, मतलब डाउनग्रेड तो नहीं, मतलब टारगेट थोड़े से घटाए हैं, बट नंबर्स में कोई मुझे खराबी नहीं दिखती। अब वो स्टॉक चले नहीं चले अलग बात है। GMR एयरपोर्ट्स नंबर्स यहाँ भी ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35% के मार्जिन 30%, 29.5% से बढ़ के बहुत अच्छे कहे जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55%, लॉस है लेकिन लॉस से देखिए डरिए मत, क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस GMR की भी बहुत अच्छी। तो ये दोनों ही स्टॉक जो FNO के हैं अच्छे नंबर्स दिए इन्होंने। चलिए, दोनों स्टॉक्स जो FNO के अच्छे नंबर्स यहाँ से आपको आते हुए दिखे, देखते हैं कैसा मूव आएगा। बट कई सारे स्टॉक ऑफ द डे आज भी अनिल जी आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, आज क्या कुछ है रेडर? सबसे पहला स्टॉक है DLF के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है 550 के स्टॉप लॉस के साथ। 565, 571 और 576 ये 3 टारगेट रखे। 576 के टारगेट की इंपॉर्टेंस बता दूं दीप, 52 हफ्तों का यही ऊपरी स्तर है, शायद लाइफ टाइम हाई भी यही है DLF का। हम 200, 250, 250 रुपये से लगातार बुलिश है और अभी भी है, अभी भी ये कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं चला है। जब तक 700, 750, 800 ना हो तब तक आपको डरने, घबराने और बेचने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्रक्चरली ये बाय स्टॉक हो चुका है, कि जिसको आप वो कहते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर खरीदने का जब भी मौका मिले खरीदिए। आप परफॉर्मेंस देखिए, मज़ा आ जाएगा दीप, क्या परफॉर्मेंस दी DLF ने इस क्वार्टर में। हर एक पैरामीटर, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड दिया 370 करोड़ का, उसके बावजूद फ्री कैश फ्लो है, ये बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है हायर कलेक्शंस की वजह से, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए इसके तिमाही नतीजे में। दूसरी बात एक और है, प्री सेल्स 9% बढ़कर आई है। अब आप कहें 9% क्या बड़ी बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस क्वार्टर में कोई बड़ा लॉन्च नहीं था। हाँ, तो उसके बावजूद 9% और दूसरा कि पूरे साल भर का उनका जो प्री सेल्स का गाइडेंस है 12-13 हज़ार करोड़ का, वो आसानी से अचीव करेंगे। मेरे को लगता है उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक DLF बहुत बढ़िया नंबर है, लाइफ टाइम हाई तक के टारगेट के लिए फिर से एक बार खरीदारी करने के लिए। बाय द वे, आपका स्टॉक ऑफ द ईयर था ये, अमंगस्ट बहुत सारे इस साल स्टॉक ऑफ द ईयर में भी था। 358 पर था 2 जनवरी को, तो वहां से भी 46-47% की रैली आपको मिल चुकी है। DLF भी उतना ही चला है, उसी तरह से चला जैसा ITC चला था। हाँ। वो अलग बात, ITC जितनी इज्जत नहीं मिली। हाँ। मतलब DLF को नहीं, हमें। ITC और सिमिलरिटी थी, सिमिलर ट्रेंड है। बैलेंस शीट मजबूत हुई, कैश फ्लोज ये वो सब कुछ था, लेकिन 5-7 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया। सिमिलरली DLF का ये था, 8 साल से बैलेंस शीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग की, डीलेवरेजिंग की, एसेट्स बढ़िया किए, लेकिन स्टॉक चला नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी से बेचना चाहिए। और अगले 2-3 साल के लिए रियल एस्टेट का आउटलुक वैसे भी काफ़ी मजबूत है। अच्छे आपको रियल एस्टेट बड़े स्टॉक्स बचे कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक ये है। दूसरा स्टॉक है दीप TVS मोटर्स के फ्यूचर्स, ये थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल है। TVS मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1590 का स्टॉप लॉस होगा। 1617, 1630 और 1648 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। कल यहाँ भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी ने पेश की है। हाईएस्ट एवर EBITDA मार्जिन दिए कंपनी ने, 11% के ऊपर है, 11.1%, बहुत बढ़िया माने जाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि ये तो दिए मैनेजमेंट का मानना है कि अभी भी इसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, यहाँ से भी। हाँ, यहाँ से भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है कि यहाँ से भी हम मार्जिन और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ब्रोकरेजेस को जनरली पसंद आता है। और सारे ब्रोकरेजेस में देखिए सब ने टारगेट बढ़ाया है इसी वजह से, क्योंकि देखो
आपको हमारे को प्रॉफिट देखना होता है, लेकिन ब्रोकरेजेस है ना मार्जिन पे बड़ा फोकस करती है। उनको लगता है कि धंधा करने की आपकी ताकत क्या है, वो मार्जिन से समझ में आती है। अपनी कंडीशन पे कितना बिजनेस कर सकते हो, तो उससे समझ में आता है कि कंपनी की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक फैंटास्टिक रिजल्ट टीवीएस मोटर्स, पिछला क्वार्टर भी दमदार था, इस बार भी बढ़िया। ये 2 स्टॉक हैं फ्यूचर्स के। कैश के स्टॉक्स भी कुछ है जी सर, बिल्कुल बताइए। मैंगलोर केमिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब हर एक पैरामीटर पर मैंगलोर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक और चीज़ दीप इसमें जो है कितने ऑर्डर इनको एग्जीक्यूट करना बाकी है, जो कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स हैं 6000 करोड़ के पार निकलते दिखे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आगे आने वाले समय में भी आपके पास बिजनेस की पूरी तरह से विजिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हर एक पैरामीटर पर बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। फर्टिलाइजर शेयर वैसे भी अब से लेकर बजट तक ये बेस्ट पीरियड है इनके लिए। अगर आपके पास है बिल्कुल होल्ड करिए, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, नीचे जब भी मिले खरीदना चाहिए। 101 का स्टॉप लॉस, 106, 108, 110 के टारगेट के लिए। ब्लू स्टार नंबर्स बहुत मजबूत है, और इन नंबर्स में एक खास बात है, पहले तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये दीप, और ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तब स्ट्रॉन्ग आई है जब इस बार बेमौसम बरसात होगी। और बेमौसम बरसात में एसीज की बिक्री पर दबाव आता है, उसके बावजूद कंपनी ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, और आगे भी कंपनी को ग्रोथ बहुत मजबूत नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये नंबर्स भी बाजार को बड़े पसंद आते हुए दिखेंगे। माफ कीजिए, कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक ये ब्लू स्टार की है, मैं गलती से मैंगलोर में बोल गया। तो ब्लू स्टार के पास अभी भी 6000 करोड़ की कैरी फॉरवर्ड वो आपके पास में है, करीबन जो ऑर्डर बुक इनको करनी है। मेरे ख्याल से जो मार्जिन है 6.5% के, मेरे ख्याल से हाईएस्ट, एटलीस्ट अगर हाईएस्ट नहीं भी तो इस तिमाही के सेकंड क्वार्टर के हाईएस्ट मार्जिन है 6.5%, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में 6.5% की मार्जिन आना आसान बात नहीं। मुनाफा 66% बढ़ा है। तो ब्लू स्टार भी मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तीसरा आखिरी स्टॉक है कैश मार्केट से स्पंदना स्फूर्ति, वाव परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त है हर एक पैरामीटर। खाली यही कि स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वही एक दिक्कत है, बट अदरवाइज उसके बावजूद थोड़ा बढ़ सकता है। कल भी मेरे ख्याल से 3-3.5% बढ़ा हुआ था। यस सर। तो बस वही एक रिस्क है, बट 900 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और खरीदें 925, 933 और 940 के टारगेट के लिए। हर एक पैरामीटर पर ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक ऑफ द डे। आई थिंक सर हाईएस्ट एवर स्टॉक ऑफ द डे दिए हैं 4, आप 2-3 बार पहले जो 5 आई थिंक पहली बार है। जहाँ क्लैरिटी बहुत है तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि चलिए दिए जाए। और थोड़े अभी आजकल कैश के स्टॉक्स भी देखना शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट कैश के स्टॉक्स में होता है, तो ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए सारे स्टॉक ऑफ द डे और साथ ही रिजल्ट रिव्यू भी। बाकी स्टॉक्स, खबरें और ब्रोकरेजेस जानते हैं टीम के साथ। कुशल, नुपुर, आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी आज की? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से यहाँ पर नंबर्स आज जो आने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। भारतीय एयरटेल, एल&टी और साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, निफ्टी से ये कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। एफएनएस स्पेस से आईओसी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, नवीन फ्लोरेंस समेत गेल, जिंदल स्टील एंड पावर और बिरला सॉफ्ट के भी नंबर्स आएंगे। कैश स्पेस से तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं। चुनिंदा नाम में अमर राजा बैटरीज, एथर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक शामिल हैं। यथार्थ हॉस्पिटल 50% आईपीओ लॉक इन 90 दिनों का, ये भी खत्म हो जाएगा आज। साथ ही प्राइमरी मार्केट अपडेट के लिहाज से होनासा, इसका आईपीओ खुलने वाला है 2 नवंबर से। ये आईपीओ जो है 2 नवंबर तक खुला रहेगा। 308 से 324 रुपए का प्राइस बैंड है और इशू साइज 1701 करोड़ रुपए का कुल है। 49 एंकर निवेशकों से 765 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। 324 रुपए के भाव पर 2.36 करोड़ शेयर्स जारी किए गए हैं। स्मॉल कैप फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फेडरेटिव फंड जैसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल हैं। सेलो वर्ल्ड आईपीओ इसका डे 1 का अपडेट है। कुल मिलाकर अभी 38% ये बढ़ता हुआ नजर आया है। रिटेल निवेशकों का 35% पार्टिसिपेशन हुआ है। तो देखना है कि डे 2 पर आज किस तरह का प्रदर्शन रहता है फाइनल। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजों पर करना है फोकस? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे कंपनी की आय देखें तो 5% से इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर है। ऑपरेशनली भी आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। कामकाजी लेवल पे 38% की ग्रोथ है। मुनाफे में मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए दिखे, बढ़कर आते हुए दिखे। 100 बेसिस पॉइंट है, 3.4% से बढ़कर 4.5% हो गए। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम के चलते मुनाफे में आपको गिरावट नजर आएगी। यहाँ पे प्रीवियस बेस क्वार्टर में एक्सेप्शनल इनकम थी 1401 करोड़ की।
की। कैस्ट्रॉल इंडिया पे रखनी है नज़र, यहाँ पे कंपनी की आय 6% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो मुनाफा आपको 5% की बढ़त दिखा रहा है, 270 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन में भी एक्सपेंशन आपको नज़र आएगा, 22.7% के आसपास के मार्जिन दिखे। और मुनाफा देखें तो 4% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। रेनबो चिल्ड्रन यहाँ पे कंपनी की आय 6% से बढ़कर इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो आपको 7% की ग्रोथ दिखेगी, 117 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिखा है। मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 35.3% के इस पर आते हुए नजर आए। और मुनाफा भी देखें तो 3% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखे। नेलकास पर रखनी है नज़र, अच्छे नतीजे यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे। क्वार्टर 2 में कंपनी की आय 9% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो मुनाफा 18% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन अगर आप देखें तो 8.2% से बढ़ के 8.9% होते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखें तो 37% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी। लेकिन सियाराम सिल्क ने निराश किया, यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय 8% से गिरकर इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे 26% की गिरावट है। मार्जिन भी 19% से घट के 15% के रह गए। और नेट लेवल पे मुनाफा देखेंगे तो वो भी 24% से गिरकर 61 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय अगर आप देखें तो 17% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन भी 5.8% से बढ़ के 7% के पहुँच गए। और नेट लेवल पे भी प्रॉफिट देखें तो 35% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा नतीजों का एक्शन। कुशल, कुछ और नतीजे भी हैं आपके पास और खबरें भी बताएं। बिल्कुल दीप, नतीजों के लिहाज से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये फोकस में रहेगा। यहाँ पर आय करीबन 12% गिरकर आई है। साथ ही मार्जिन 11.4% से घटकर 9.4% हो गए हैं। और मुनाफा भी 48% घटकर 24 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो नंबर्स ओवरऑल कमजोर दिख रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर हैं, 21.6% से मार्जिन 16% के क्लॉक इन किए हैं। और मुनाफा 11 करोड़ से घटकर अब 6 करोड़ का आया है। तो 48% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। खबरों के लिहाज से टाटा मोटर्स ऑफकोर्स फोकस में रहने वाला है। IDC यानी कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में बड़ी जीत इनको मिलती हुई दिखी है। यहां पर ट्राइब्यूनल से सिंगूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निर्माण मामले में कंपनी के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। और कुल मिलाकर जो अमाउंट बन रहा है WBIDC को 11% ब्याज के साथ कंपनी को 766 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। ब्याज अलग से है, 1 सितंबर 2016 से लेकर यहां पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और साथ ही बटरफ्लाई गांधीमती ये भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर बटरफ्लाई गांधीमती के पब्लिक शेयर धारक जो है उन्होंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ विलय के खिलाफ मतदान किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। साथ ही पेट्रोनेट LNG, कल आप देखिए जिस तरह का गिरावट हुई थी नतीजों के बाद। कॉनकॉल में कंपनी ने पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में जो निवेश है उस पर अपडेट दिया है। 20,685 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है 70% कर्ज के जरिए और 30% इक्विटी के जरिए की जाएगी। और कुल खर्च मिलाकर 16,000 करोड़ हाई कॉस्ट और 4,600 करोड़ सॉफ्ट कॉस्ट किया जाएगा। और 4 साल में ये कुल खर्च किया जाएगा। तो ये एक अपडेट इनकी तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मुथूट फाइनेंस में मुथूट माइक्रो फाइनेंस के IPO को सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। तो इस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, ये है आपके लिए सारी खबरें। आज की कुछ ज्यादा खबरें नहीं है बट इंपैक्टफुल खबरें जो भी काउंटर्स में आज एक्शन दिखेगा। ब्रोकरेजेस ये भी देख लेते हैं एक बार। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए यूपीएल कल मार्केट के दौरान इसके रिजल्ट आए थे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 762 रुपए का टारगेट दिया है। करीब 540 रुपए का भाव चल रहा है। मानने की डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है। गाइडेंस भी यहाँ पर कट की गई है, तो इसका इंपैक्ट है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य जो है 800 रुपए से घटाकर 675 कर दिया। इंटरेस्टिंगली दोनों जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं इनमें टारगेट प्राइस से ऊंचे, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे के टारगेट दिए गए। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी खास नजर रखेगा। CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य दे रहे हैं 1100 रुपए का, 926 रुपए का भाव चल रहा है। और मान रहे कि अफ्रीका में जो Q2 के रिजल्ट आए हैं इसमें कामकाजी मुनाफा इनके अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिला। और ये सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि भारतीय एयरटेल के कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर आप देखें तो अफ्रीका का जो योगदान है वो करीब 30% के आसपास का है, रेवेन्यू में भी और कामकाजी मुनाफे में भी। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 960 रुपए के टारगेट के लिए। नोमेरा खरीदारी की राय देने 1025 रुपए का टारगेट दिया। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहां पर जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया गया। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक खरीदारी की राय दे रहे हो। लक्ष्य में भी आप देखिए काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 2325 रुपये से बढ़ाकर 2725 रुपये का टारगेट दिया है, 2312 रुपये का भाव चल रहा है। टीवीएस मोटर्स में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। सीएलएस से अभी भी बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे हैं, हालांकि टारगेट प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट किया 1206 रुपये पर। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है 1480 रुपये से बढ़ाकर 1735 कर दिया है, 1609 रुपये का भाव चल रहा है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है लक्ष्य, इन्होंने 1750 रुपये से बढ़ाकर पूरे 2000 रुपये का कर दिया है। और साथ में अगर आप देखें तो मेरे को ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। सीएलएस से रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 551 रुपये के टारगेट के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 585 का टारगेट दिया। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है 660 के टारगेट के लिए और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है लक्ष्य 615 से घटाकर 600 रुपये कर दिया, 532 का भाव चल रहा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष? बिल्कुल दीपांशु, पेट्रोनेट एलएनजी कल यहाँ पर काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला था। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य वो दिया 270 रुपये का, बिना बदलाव के 202 रुपये का भाव चल रहा है। कल के करेक्शन के बाद ये मान रहे कि जो मुनाफे का आंकड़ा आया है ये इनके अनुमान से 4% बेहतर है। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि जो बड़ा करने वाले केपेक्स, इसके ऊपर कुछ दिनों में क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। जेफरीज ने हालांकि रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी कटौती की है, पहले 300 रुपये का टारगेट था, अब घटा के केवल 180 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग के साथ लक्ष्य 320 से घटाकर 275 कर दिया है। नाम इंडिया यहाँ पर रिजल्ट आए थे, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़िया बढ़ाया 370 रुपये से बढ़ाकर 440। सुप्रीम इंडस्ट्रीज सीएलए से बिकवाली की राय दे रहे, लक्ष्य 2850 से बढ़ाकर 3165 कर दिया, स्टॉक चल रहा है 4522 रुपये पर। जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें 3870 रुपये के लक्ष्य के लिए। साथ में अगर आप देखें तो ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर खास नजर रखिएगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1118 रुपये का भाव है, 1147 रुपये का टारगेट दे रहे हो। मान रहे कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके चलते अपसाइड लिमिटेड नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपके लिए है भरपूर एक्शन, और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ है तैयार। बिगुल पिक ऑफ द डे का गुप्ता साहब, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है HCL टेक्नोलॉजीज में। मुझे लगता है अनिल जी फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स में HCL टेक एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो कि इस सेक्टर को लीड करता हुआ नजर आ सकता है। 1264-1265 रुपए का कल का क्लोज है, इसमें इन्हीं लेवल्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1255 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपसाइड में 1285-1290 रुपए तक के इंट्राडे टारगेट्स के लिए HCL टेक रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। HCL टेक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, अभी तो मुझे हिमांशु जी सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, उन्होंने HCL टेक पे खरीदारी की राय दी है। फ्राइडे को मैंने और कुणाल जी ने दिया था अनिल जी, तो पसंद आ रहे हैं, तो धन्यवाद भी दे रहा हूँ हिमांशु जी का। अनिल जी, बड़े लंबे समय बाद हिमांशु जी आपको पसंद आए आज। हाँ अनिल जी, बिल्कुल ठीक बोला। ऐसे ही अनिल जी, जैसे ही इनको पसंद करते हैं थोड़ा से नॉटी हो जाते हैं और फिर ये आपको सामने वाले को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर अनिल जी हमको भी इग्नोर करना पड़ता है। तो बिल्कुल, फिर हिमांशु जी आज आपके पास नोटी होने के सारे रीजंस है, तो कुछ ऐसा करके दिखाइएगा भी जिससे कि बंसल जी गलत साबित ना हो। जी बंसल जी, बताएं सर अब आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है NMDC, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 156 रुपए के अराउंड चल रहा है, 156 के अराउंड चल रहा है। ट्रेडिंग के नजरिए से 152 का लगाना है, स्टॉप लॉस टारगेट है 165 के। मेटल्स के अंदर सबसे बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर NMDC का है। सबसे बेहतरीन तो ये है, इन स्तरों पे गिरावट पे NMDC को बाय एंड होल्ड करें, 1-1.5 साल का नजरिया बना के 400 रुपीज के टारगेट के लिए। ट्रेडिंग के नजरिए के लिए 165 के टारगेट है। हाँ? साल 2 साल का 400 रुपए का टारगेट बंसल जी? जी अनिल जी, और इसके लिए आप नूपुर को, आशीष को लगाया अनिल जी, काफी बड़ा कैपेक्स वगैरह करा है और ये काफी प्रबल दावेदार है बड़ी री रेटिंग का। 400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो जो आप एक सीरीज में चला रहे हैं ना, इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए
तो उसके लिए भी क्वालिफाई करता है ये। नोट कर लूं क्या, रिकॉर्ड में डाल दूं इसको डेटाबेस में? बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल रिकॉर्ड में डाल दीजिए, क्योंकि अनिल जी चक्कर ये है कि आपके साथ जब बैठ के बोल रहे होते हैं, हाँ। इतना अनिल जी एक्सपीरियंस हो चुका है कि डबल फिल्टर लगता है। कल देखिए वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अनिल जी रिकमेंड करा था बिकवाली के लिए, एक बार भी मैंने नहीं बोला दिन के अंदर कि टारगेट अचीव की स्टैंप लगा दीजिए दीपांशु। अनिल जी 2-3 लोग मुझको मैसेज कर चुके थे कि अनिल जी को कॉपी करते हैं, अनिल जी को कॉपी करते हैं। तो आज अनिल जी मैं सुबह से टाइम से आया था कि आपसे कोई मेरा स्टॉक क्लैश ना हो जाए। अनिल जी मेरे को तो लोगों ने वीडियो की रिकॉर्डिंग भी भेजी, और आपने भी कल एयू स्मॉल फाइनेंस पे बिकवाली की राय दी थी। और मजे की बात क्या अनिल जी, किसी ने एक बार भी नहीं लिखा कि दीपांशु ने एक बार भी कल हाईलाइट नहीं करा कि अनिल जी आपके सारे टारगेट्स अचीव हो गए एयू स्मॉल के अंदर। मतलब शिकायत मेरे से या दीप से, पहले तो ये डिसाइड करो। नहीं, शिकायत ये है कि बंसल जी का टारगेट हिट का इस्तेमाल है। बंसल जी बधाई की बात करें आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था, कोई डाउट ही नहीं है। तो कल का एयू स्मॉल फाइनेंस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट था। आइए, स्वागत अविनाश सर का भी। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मुझे एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में कल एक कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर डिक्लेयर किए हैं। मैं कंपनी नेलकास्ट की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली सिलेंडर ब्लॉक्स बनाते हैं और काफी यूनिक प्रोडक्ट मिक्स है इनका। इनके अलावा सिर्फ 1-2 प्लेयर्स इंडस्ट्री में है। कल सेकंड क्वार्टर के नतीजे आ गए हैं, 17 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में 12 करोड़ था। इस कंपनी ने पिछले साल 30 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। नॉर्मली सेकंड हाफ इस कंपनी के लिए और भी बेहतरीन होता है। ज्यादातर इनके जो कस्टमर सेगमेंट्स है वो कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, ऑफ पे व्हीकल्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस साल करीबन 45 से 46 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो काफी बड़ा जंप रहेगा। और अभी स्टॉक थोड़ा सा निचले लेवल पे मिल रहा है, 160, 162। तो नजरिया अगर आपका 6 to 12 मंथ्स का है, तो यहाँ पे 210, 220 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चे में था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। देखिए अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स देखें अनिल जी, तो एथेनॉल और शुगर, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सेकंड हाफ में परफॉर्म करेंगे। पिछले साल का परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर का हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्शनल इनकम भी था। पिछले साल 1700 करोड़ में करीबन 1500 करोड़ की अदर इनकम थी। बट अगर इस साल की प्रॉफिट कहें तो 20 रुपए की अर्निंग आएगी, करीबन 435 करोड़ का हमारा प्रॉफिट का एस्टिमेट है FY24 के लिए। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी शुगर का ग्लोबली प्राइस बढ़ रहा है, एथेनॉल की कीमतें भी बढ़ रही है, प्लस एक्सपेंशन एथेनॉल में ये प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे करीबन 430, 440 का एक टारगेट प्राइस त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो ये है राय आपके लिए। नेलकास्ट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दोनों के कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे, आज दिखेगा भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे। कुणाल जी भी है तैयार। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर क्या खरीदेंगे आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है अनिल जी इसमें भी करेक्शन पूरा हो गया है और ये एक मेजर एवरेज के करीब आया स्टॉक, वहां से हमने इसमें वापस रिबाउंड बनते हुए देखा। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 250 रुपए के लेवल्स को कॉन्कर करने के लिए तैयार हो रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस 235 रुपए पर 235 पर रखें। पहला टारगेट होगा 245 का, इवेंचुअल टारगेट 250 का। खरीदारी की राय है PFC। 245 और 250 तक के टारगेट के लिए PFC पर करें खरीदारी, ये आपके लिए काउंटर रहेगा फोकस में। बड़ी खबर आज आपके लिए आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए। एक बार पहले अविनाश जी से टाटा मोटर्स पर राय लेते हैं, फिर हमारे एक्सपर्ट से चार्ट चेक भी लेंगे। अविनाश जी, 766 करोड़ वेस्ट बंगाल सरकार को टाटा मोटर्स को वापस देने हैं, उसके साथ ही पिछले 7 साल के लिए 11% पर ईयर का इंटरेस्ट भी देना है, तो करीब रफ कैलकुलेशन 1600 करोड़ का बकाया आने वाला है इनके लिए। आई डोंट नो कब आता है, बट कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को टाटा मोटर्स के लिए जब भी ये रकम आएगी? कैसे आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को सर? नहीं दीपांशु, ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। देखिए अमाउंट भले ही 3-6 महीने में आएगी, लेकिन मार्केट्स इस बात पे खुश रहेगा कि ये एक अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो को एडिशन करने वाला अमाउंट है और काफी बड़ा अमाउंट है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली देखिए कोर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है। JLR का धंधा अभी काफी वेल सेट है। डोमेस्टिक बिजनेस में भी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार के जो नंबर्स है वो भी अच्छी तरह से इंप्रूव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स में आज आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का भी जो IPO आ रहा है, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स को डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग का गेन मिलेगा। तो थर्ड क्वार्टर में होपफुली आपको ये अच्छा बम्प अप देखने को मिले। हालांकि ये अदर इनकम है,
बट डेफिनेटली आज के सत्र में अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो आज के सत्र में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। हिमांशु जी, कल तो अच्छा दिन नहीं था ऑटो स्टॉक्स के लिए, टाटा मोटर्स भी नर्म था, 2% नीचे बंद हुआ। आज के लिए क्योंकि खबर का भी इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव खबर का एक्शन आने वाला है, जरा आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें इसके लिए सर। जी दीप देखिए, पहले तो 585-600 रुपए ये जो एक जोन है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट सपोर्ट जोन है जो कि अब बन चुका है स्टॉक के लिए। तो जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है 600 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर वैसे ही एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है। अब इस न्यूज के इम्पैक्ट के चलते मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक बेसिकली 615-620 के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पर लोअर लेवल्स पे बार बार हम खरीदारी होते हुए देखते हैं। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 645 रुपए एक पहला हर्डल है। अगर 645 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आज या कल में निकलता है, तो वापस से यहाँ पर एक जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। और टिल दैट टाइम जब तक 645 रुपए के स्टॉक ऊपर नहीं निकलता, तो मुझे लगता है 615 से 620 एक ऐसी जोन है, अगर बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक उस लेवल पर मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके टाटा मोटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ सकता है। देखते हैं आज क्या मूव आएगी। टीवीएस मोटर्स भी आपको एक्शन में दिखने वाला है। तो कल की नरमी के बाद आज ऑटो स्टॉक्स आपको एक बार फिर से थोड़ी मूव दिखाएंगे। अविनाश जी, आज कल शाम को एक्चुअली खबर आई है, बट आज सुबह रियलाइज हुआ जो बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन की डील हो गई थी, डील तो हो चुकी है, बट जो मर्जर है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो रिक्वायर्ड 2/3 लिमिट होती है इस मर्जर के फेवर में, वो नहीं आई है। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने तो इस मर्जर के खिलाफ ही वोट किया है। तो दोनों कंपनी सेपरेटली बनी रहेंगी, मर्जर नहीं होने वाला है क्रॉम्पटन कंज्यूमर और बटरफ्लाई गांधीमती का। कैसे देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ज्यादा कोई नेगेटिव सरप्राइज या कोई प्राइस में कटौती नहीं आएगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि मर्जर अगर होता तो थोड़ा बहुत सिनर्जी और थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत कट डाउन करने की जो बात मैनेजमेंट ने की थी वो हो सकती थी। अभी क्या होगा कि बोथ द कंपनीज दीपांशु अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली बनाएगी, लेकिन मार्केट फिर भी कंसोलिडेटेड पिक्चर लेके ही काम करेगा। तो मोटा मोटी मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। हाँ, डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मर्जर होता तो एक एंटिटी होती, बट अभी 2 एंटिटीज होगी, बट कंट्रोल तो वही मैनेजमेंट के पास रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी तभी लोग कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे, बट ओवरऑल इससे मुझे नहीं लगता कि कोई भारी पैनिक सेल ऑफ या कोई बड़ी बिकवाली आएगी। तो नियर टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। बाद में इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर जैसे आएंगे वैसे मेरे ख्याल से मार्केट इनको डेफिनेटली रीरेट करेगा। देखते हैं आज ट्रेड में क्या होगा इनकाउंटर्स के लिए। एक बार क्रॉम्पटन क्रीव्स कंज्यूमर पर चार्ट पर राइज जरूर लेने। कुणाल जी, एक बार चार्ट देखें, कल 0.5% नीचे बंद हुआ, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। क्रॉम्पटन कंज्यूमर सर, देखिए कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। दीपांशु, स्टॉक काफी अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऊपर के लेवल्स पर एक बेरिश पैटर्न भी बना, उसका ब्रेकडाउन आता हुआ हमने देखा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कोई ऐसी खरीदारी का ट्रिगर चार्ट पर नहीं है। हो सकता है कि स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास कुछ और समय तक कंसोलिडेट करे और उसके बाद फिर इसमें एक नया मूव आए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि और कहीं मौके तलाशने चाहिए, स्टॉक को अवॉइड करने की राय। ओके, और कोई मान लो मौके तलाशी, स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करने की राय है। बट और कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में? बाजार भी खुलने के लिए होने तैयार है।